वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय, जय आयुर्वेद, जय गौ मां। राजू भैया मर रहे साथियों। अभी लगभग ऋतु चेंज होने वाली है और मैं महर्षि चरक और जो महर्षि वाग्भट जो हमें ऋतुओं के बारे में बताते हैं, मैं दोबारा उस पर मैं आपको थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाऊं तो 6 ऋतुओं का जिक्र है भारत में या आयुर्वेद में मान के चलिए। और लगभग जो वर्षा ऋतु है वो लगभग उसका आगमन, अगर हम दक्षिण भारत में जाएं तो लगभग उसका आगमन हो चुका है। और मैं उत्तर भारत की बात करूं तो मान के चलिए 8-10 दिन में उसका आगमन हो जाएगा। तो लगभग 15 दिन का जो डिफरेंस है भारत में उत्तरायण और दक्षिणायण, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो 15 दिन का डिफरेंस रहता है वो तो हर ऋतु में ही रहता है, क्योंकि नया साल वहां पे पहले बनता है, यहाँ पे बाद में बनता है। तो ये 15 दिन का डिफरेंस रहेगा। आप अपने एरिया के हिसाब से भारत में जहां भी हो, आप जैसे ही बारिश का मौसम आ जाए तो आप मान के चलना कि वर्षा ऋतु आ चुकी है। साथियों, हमें अगर बीमारियों से बचना है तो हमें महर्षि चरक को, महर्षि वाग्भट को, महर्षि सुश्रुत को पढ़ना भी होगा और जानना भी होगा। ये ध्यान रखना, नहीं तो ये लुटेरे हर बार आएंगे, हमें मूर्ख बनाएंगे, हमारा पैसा लूटेंगे और चले जाएंगे। इसका एक ही इसका रास्ता है कि आपको अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और मैं वीडियो से एक सबक मैंने जो लिया है, अब हम ज्यादा, असल में कई लोगों के मेरे पास फोन आते थे, मैसेज आते थे, जी आप वैक्सीन के बारे में बोलिए। मुझे लगता नहीं कि वैक्सीन के बारे में बोलने से अब बहुत ज्यादा कोई फायदा बचा है, क्योंकि लोगों ने एक धारणा बना ली है। अब उसमें हमें ज्यादा जरूरत नहीं जाने की, हमें काम करने की जरूरत है। आप लोग जब इस पे काम करोगे, आप लोगों को जब आयुर्वेद का ज्ञान होगा, आप आयुर्वेद को जब फॉलो करोगे और आप जब स्वस्थ रहोगे तो जो दूसरा पड़ोसी है, दूसरे जो लोग हैं जो आज हमारे आलोचक हैं, वो आपके पास आएंगे। उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। घूम लेने दो थोड़ी देर, 2-4-5 साल और धक्के खा के आ जाएंगे जो बच्चे हैं, कहीं नहीं जाएंगे। आप अपना काम करिए। आज आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि वर्षा ऋतु को भी बीमारियों की ऋतु कहा गया है। तो वर्षा ऋतु में अगर बीमारी से बचना है तो महर्षि चरक के पास जाना पड़ेगा। उसी क्रम में लगभग कुछ स्थानों पे भारत में वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, इसलिए अभी से अपने परहेज ध्यान रखना। अब इसमें परहेज की बारी आती है। पथ्य मतलब क्या खाना, क्या छोड़ना, क्या पीना, उसकी बात मूल आयुर्वेद ही यही है। मूल आयुर्वेद ये है कि हमें किस ऋतु में क्या छोड़ना, क्या खाना। दवाइयों का नाम आयुर्वेद कहीं से भी नहीं है, ये ध्यान रखना आप। अब इसमें ग्रीष्म ऋतु में जो हुआ, आपने ग्रीष्म ऋतु में मैंने भी कहा था, आपने खूब मीठे फल खाने हैं, शरबत पीने हैं, मीठा आप खा सकते हो, मतलब ठंडी तासीर की चीजें मोटा मोटा ये मान के चलिए। अब जैसे वर्षा ऋतु आएगी, आपने उन चीजों का एकदम से त्याग कर देना है। क्यों कर देना है वो आप ये देख लीजिए। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो पेज नंबर है 157, चरक संहिता है, भाग 1। इसमें वर्षा ऋतु की दिनचर्या दी हुई है। ठीक है, आपको शायद ना दिखे, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ध्यान रखना, इस ऋतु में क्या होगा। महर्षि चरक कहते हैं कि जठर अग्नि दुर्बल हो जाएगी। जठर अग्नि मतलब शरीर में जो अग्नि है, जो भोजन को पचाने का काम करती है, वो दुर्बल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वायु में बारिश के कारण जो जल गिरेगा पृथ्वी पे, उसकी भाप के कारण शरीर में भी जल की वृद्धि होगी। क्योंकि जैसा शरीर है, जैसा वायुमंडल है, वैसी स्थिति शरीर में भी आएगी, उसका प्रभाव शरीर पे पड़ेगा। जल की वृद्धि होने से अग्नि जो है वो दूषित हो जाएगी और कमजोर हो जाएगी। अब इसके लिए आपने क्या करना है, यहां समझने की जरूरत है। आपने रट्टा नहीं मारना, मैं क्या कर रहा हूं वो नहीं सुनना, आपने समझना है। समझना क्या है, आपने अब कफ नहीं बढ़ाना, आपने अग्नि को बढ़ाना है। क्या चीज? अग्नि को बढ़ाना है। वो चीजें खानी है जिससे अग्नि बढ़े। हाँ, महर्षि चरक एक बात कहते हैं, इस ऋतु में सबसे ज्यादा कुछ बढ़ेगा तो वो वात बढ़ेगा, वात की व्याधियां बढ़ेंगी। अब जिन लोगों को घुटने के दर्द हैं, जिनको वात की व्याधियां हैं, उनके लिए सबसे जरूरी जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, आप लोगों के दर्द बढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अब कोई भी अगर पथ्य का पालन नहीं किया तो आप पक्का बीमार पड़ने वाले हो। अब आपने करना क्या है, ऐसी सारी चीजों का त्याग कर देना है जो वायु को बढ़ाएं, जो कफ को बढ़ाएं। ऐसी चीजों का सेवन करना है
जो पित्त को, जो अग्नि को बढ़ाएं, ये आपने ध्यान रखना है। अब महर्षि चरक आगे कहते हैं क्या क्या छोड़ देना, क्या क्या खाना, ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहली बात, पानी आपको पका हुआ पीना है। पके हुआ का मतलब ये नहीं कि आपने गर्म पीना है, पके हुए का मतलब है 4 लीटर पानी लिया, उसको पकाया, जब वो 3 लीटर रह गया तो आपने पका हुआ पानी पीना है। ये पहला सिद्धांत महर्षि वाग्भट कहते हैं। सुबह का पका के रात तक पीजिए, अगले दिन पानी नहीं पीना। दूसरी बात, खासकर इस ऋतु में गलती से भी बासी भोजन का सेवन ना करें, क्योंकि बासी भोजन पहले ही वात बढ़ाता है और ये ऋतु वात बढ़ाने वाली है। इसलिए अगर इस ऋतु में आप बासी भोजन का सेवन करोगे तो भयंकर वात की बीमारियां आप लोगों को आएंगी। ये दूसरी बात आपने नोट कर ली है। तीसरी बात महर्षि वाग्भट कहते हैं, दिन में नहीं सोना। जो मैंने आपको कहा था, महर्षि वाग्भट ने आपको कहा था कि ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना, क्योंकि दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है और आपको कफ बढ़ाना था, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में कफ सूख जाता है। इस मौसम में गलती से भी दिन में नहीं सोना। अगर खाने के बाद थोड़ी सी नींद आ भी जाए तो 4-5 मिनट की झपकी लेके उठ जाना, ज्यादा देर तक नहीं सोना। सोओगे तो कफ की वृद्धि होगी, कफ की वृद्धि होगी तो आपकी जो अग्नि है वो और दुर्बल हो जाएगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। आगे महर्षि चरक कहते हैं आपने क्या करना, इस ऋतु में जो छोड़ देना है, व्यायाम छोड़ देना है। बिल्कुल आपने इस ऋतु में व्यायाम नहीं करना है। कोई भी किसी उम्र का आदमी रहे, व्यायाम इस ऋतु में निषेध महर्षि चरक ने बताया, क्योंकि व्यायाम या शरीर की गतिविधियां करने से वात व्याधि बढ़ती हैं। तो इन 2 महीनों में वात व्याधियां ना बढ़े, इसके लिए व्यायाम बंद कर देना है। हाँ, आप थोड़ा बहुत आप चल सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, वो अलग विषय, लेकिन भारी व्यायाम इस ऋतु में महर्षि चरक ने मना किया है, ध्यान रखना। अब इसमें आगे क्या कह रहे थे महर्षि चरक, इसमें आगे जो बताते हैं और क्या छोड़ देना है, धूप का सेवन। धूप कोशिश करें धूप से बचने की, धूप में नहीं जाना पड़े तो सिर पे कपड़ा बांध के ही जाना, धूप में इस मौसम में नहीं जाना। और रात को ओस का सेवन नहीं करना। जो लोग रात को बाहर सोते हैं गलती से भी बाहर ना सोएं, इस ऋतु में ओस के सेवन से बचना है। और जो खासकर जो दाम्पत्य जीवन में है, जो वैवाहिक जीवन में है, तो महर्षि चरक कहते हैं कि इसमें स्त्री सहवास भी जितना कम हो सके वो करना, या ना करें तो ज्यादा अच्छा। अब इसमें जो आगे जो चीज बचती है, इसमें क्या खाना, इसमें एक चीज सबसे अच्छी ध्यान रहे, इस मौसम में बहुत एक बड़ी जो गलतफहमी जो मैंने भी सुनता आया हूं और मैंने देखी भी है, इस मौसम में लस्सी बताते हैं कि लस्सी इस मौसम में नहीं पीनी चाहिए। लेकिन लस्सी जिसको छाछ वो जरूर पीना, क्योंकि छाछ अग्नि को बढ़ाता है। और छाछ पीने का जो नियम बताया महर्षि वाग्भट ने, छाछ पीने का नियम ये बताया, उसमें जीरे का और हींग का छोंक लगा के पीना। थोड़ा सा देसी गाय का घी ले सकते हो आप, उसमें जीरे का और शुद्ध हींग का तड़का लगा के छाछ जरूर पीना, क्योंकि ऐसी छाछ अग्नि को प्रबल रखती है। ये पहली बात जो ध्यान रखनी है। जिसके घर पे छाछ उपलब्ध हो, छाछ नहीं छोड़नी, दही को बिल्कुल छोड़ देना है। छाछ हींग जीरे का तड़का लगाई हुई इस मौसम में बहुत अद्भुत काम करती है, अग्नि को बढ़ाती है, अग्नि को मेंटेन करती है। हींग इस मौसम में बहुत अच्छी, आप हींग इस मौसम में सब्जी में भी खा सकते हो, छाछ में पी सकते हो कम मात्रा में। लेकिन ध्यान रखना, हींग जो है शुद्ध हींग ही की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि शुद्ध हींग का मिलना भी बहुत बड़ा काम है। दिल्ली वगैरह में अगर मैं बात करूं, मैं अपने लेवल पे जो मंगवाता हूं, तो दिल्ली में भी शुद्ध हींग 16,000 रुपए किलो से स्टार्टिंग होती है। तो कोशिश करना, आपका कोई जानकार हो, कोई अच्छा जानकार हो, तो शुद्ध हींग की ही लेके आना। बाजार में जो ज्यादातर मिलती है वो सिंथेटिक हींग ही मिलती है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप भले ही 2 पैसे ज्यादा लगें, कोशिश करना आप शुद्ध हींग लेके ही आना। अब इसमें आगे जो रहता है, इसमें नंगे पांव चलने के लिए महर्षि चरक ने मना किया, बिल्कुल। हाँ, एक बात का इसमें बहुत अद्भुत जिक्र किया हुआ है। इस मौसम में महर्षि चरक कहते हैं शहद का सेवन जरूर करना, बिल्कुल जोर दे के कहते हैं इस मौसम में। हालांकि शहद वात बढ़ाता है, लेकिन महर्षि चरक कहते हैं इस मौसम में खाया हुआ शहद कभी वात नहीं बढ़ाएगा। और महर्षि चरक ने तो, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों के कई बार फोन आते हैं कि जी शहद कैसा होना चाहिए, शहद जमने वाला सही है कि बिना जमने वाला सही है। महर्षि चरक कहते हैं, महर्षि चरक ने जो बताया शहद के बताए, छात्र मधु, मासिक मधु, दाल मधु, क्षोत्रक सुबु,
कुछ और लगभग 12 से 13 तरह के शहद का जिक्र किया हुआ महर्षि चरक ने। तो किसी को कोई ये गलतफहमी हो जी जमा हुआ शहद ही अच्छा होता है या लिक्विड फॉर्म वाला अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। शहद के बारे में बहुत तरह के शहद का जिक्र किया हुआ है, वो शहद के जो एक्सपर्ट है वही बता सकते हैं। शहद का एक और जिक्र किया है महर्षि ने कि नीचे जो होता है वो गाढ़ा होता है, ऊपर उसका मांड आ जाता है। तो कई बार लोगों की शिकायत रहती है जी ऊपर मांड आ गया नीचे गाढ़ा हो गया, ये कहीं डुप्लीकेट शहद तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। शहद में कई बार शहद का मांड ऊपर आ जाता है, तो आप जिससे भी ले रहे हो उससे मतलब आप थोड़ा सा विश्वास करके ले लीजिए। शहद ऐसे दिखने से कोई सही गलत हो जाएगा, ऐसा कहीं से कुछ नहीं है। तो साथियों, इस मौसम में चाहे कोई शुगर पेशेंट भी हो तो उसको शहद का सेवन सबसे जरूरी बताया इस मौसम में। महर्षि चरक ने बार बार जोर देके बताया है। एक और चीज बताई महर्षि चरक ने, बहुत अद्भुत चीज बताई और मैंने करके भी देखा है, उसका तो मैं कह रहा हूं प्रयोग करना ही करना। महर्षि चरक कहते हैं इस मौसम में आपने तेल की मालिश जरूर करना। और तेल कौन सा? तेल के बारे में जो बताया, सर्वश्रेष्ठ जो तेल बताया वो तिल का तेल बताया। तेल मतलब तिल, तिल से ही, तिल शब्द से ही तेल की उत्पत्ति हुई है। तो तिल के तेल की मालिश इस मौसम में सुबह खाली पेट, और उसके बाद अगर ठंड है मौसम में तो गुनगुने पानी से नहाना बहुत गजब बताया। ये वात व्याधि को तुरंत रोक देता है। उसके बाद भी किसी को अगर ज्यादा वात व्याधि है तो वो जैसे महानारायण तेल वगैरह है आयुर्वेद में जो बनते हैं उनकी मालिश करेगा तो बहुत अद्भुत काम महानारायण तेल या तिल का तेल करता है। और एक सबसे बड़ी बात, खाने में इस मौसम में तेल सबसे अद्भुत बताया, क्योंकि तेल वात का नाश करता है और पित्त को बढ़ाता, अग्नि को प्रबल करता है। तो खासकर जब भी एक आपने परंपरा देखी होगी इस ऋतु में तला हुआ बहुत खाते हैं, बहुत लोग तला हुआ खाते हैं जब भी वर्षा ऋतु हो, और मन भी करता है कि मैं तला हुआ खाऊं। वो जो परंपरा है तले हुए की वो गलत नहीं है, वो इस ऋतु में स्वास्थ्य के हिसाब से परंपरा बनाई गई है। क्योंकि तेल जो है इस मौसम में वात व्याधि बढ़ने से रोकता है। और जब भी आपको लगे आपके आसपास या आपके घर पे बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, तो तेल का तला हुआ जरूर खाना, वो नमकीन हो। इसमें जो मौसम में बताया, खास बताना जो खाने में चरपरा, नमकीन, खट्टा, बहुत गजब बताया। तो जो ये आप घर पे पूड़े बना सकते हो, गुलगुले हैं या पकोड़े आप घर के तेल के, तो बहुत गजब बताया। महर्षि चरक ने कहा है जब भी ऐसा मतलब माहौल हो, ठंड हो, बारिश का मौसम हो, तला हुआ जरूर खाना, बिल्कुल खाना, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ध्यान रहे तला हुआ रिफाइंड का ना हो, शुद्ध तेल हो, चाहे वो सरसों का ही क्यों ना हो। सरसों का भी बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा वो, लेकिन तला हुआ जरूर खाना जिस दिन बारिश का मौसम हो। तो साथियों, महर्षि चरक ने किस तरह कितने हजारों वर्ष साल पहले आपको स्वस्थ रहने का जो नियम बताया, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। हाँ, दूध के बारे में महर्षि चरक चीज बताते हैं, दूध इस मौसम में ज्यादा बहुत अच्छा नहीं बताया। उसकी वजह यह कि दूध कफ बढ़ाता है, और दूध कफ बढ़ेगा तो अग्नि मंद होगी, इसलिए दूध पीना भी है तो थोड़ी मात्रा में पीजिए। और थोड़ी मात्रा में पियोगे और थोड़ा सा उसमें चाहो तो हम सौंफ भी उबाल सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो दूध थोड़ी मात्रा में और सौंफ उबालना। तो मैं मोटा मैं बहुत चीजों पे ना जाके आपको जो मैं चीज मैं बार बार इसमें आप इसका सिद्धांत समझ लीजिए। सिद्धांत ये है कि जैसे आयुर्वेद में 6 रस बताए हैं, मधुर, अमल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय। जो बाज के 3 रस हैं उनको छोड़ देना, क्योंकि वो वात बढ़ाते हैं। जैसे नीम है, नीम इस मौसम में अच्छा नहीं है। गिलोय वगैरह भी इस मौसम में अच्छी नहीं, क्योंकि ये वात व्याधियां बढ़ाती हैं, वात की व्याधि बढ़ाती हैं इस मौसम में। जैसे अमल, मिर्ची आप खा सकते हो, खट्टा खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तेल खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहले के 3 रस है वो आपने ज्यादा मात्रा में खाने हैं, और बाद के 3 रस जो हैं तिक्त, कटु, कसाय, वो जैसे काली मिर्च है, सौंठ है, इस तरह की जो चीजें हैं जो कड़वे में आती हैं, आप मोटा मोटा कड़वा मान के चलिए, इस मौसम में बहुत अच्छी नहीं बताई, क्योंकि वात व्याधियां इस मौसम में बहुत ज्यादा आती हैं। तो साथियों, चरपरा, नमकीन, खट्टा, तला हुआ जब भी बारिश का मौसम हो आपने जरूर खाना है। मीठा नहीं खाना, क्योंकि भारी पचा नहीं पाओगे और कफ बढ़ाएगी, क्योंकि अग्नि आपकी मंद रहेगी। तो सिद्धांत, मैं बार बार सिद्धांत की बात कर रहा हूं, आप मेरे से नाम मत लीजिए, लेकिन आप ये ध्यान रखना, मीठा मत खाना, खाना तो कम मात्रा में खाना। खट्टा, लवण, नमक अच्छा इस मौसम में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की चटपटा चीजें, चटपटे मतलब घर की बनी हुई, बाहर की बात नहीं कर रहा, आपने चटनी बनानी घर पे बनाइए, चीनी वाली चीजें नहीं। तो इस तरह चीजें खाइए, और आप कड़वी चीजों से इस मौसम में बचोगे तो वात व्याधियां या वर्षा ऋतु एक बहुत अच्छी ऋतु है, एक सुहावना मौसम रहेगा, इसमें बारिश में बड़ा आनंद आएगा। हाँ, इसमें ध्यान ये रखना है, अगर ठंड है तो आप मालिश के बाद थोड़ा सा गर्म गुनगुने पानी में नहा सकते हो।
महर्षि वाग्भट ने यह भी कहा है कि आप थोड़े गर्म, मान लीजिए आप बारिश में भीग गए कुछ देर के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद आप गर्म कपड़े या मतलब जैसे थोड़ा गर्म घर में रहिए, लंबे समय तक आप ठंड में रहोगे, भीगे हुए रहोगे तो हो सकता है आप बीमार भी पड़ जाओ। ये महर्षि वाग्भट ने कहा। तो थोड़ी देर अगर भीग भी जाओ तो उसके बाद गर्म, जैसे उष्ण वीर्य, गर्म भोजन करिए, गर्म घर में रहिए, थोड़ी देर के लिए भीगना कोई नुकसान नहीं, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक भीगना नहीं है। तो साथियों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये है क्या? कुछ भी तो नहीं है। अगर सरकारें चाहती इस भारत देश को बीमारियों से एक्चुअली में बचाना, देखो मैं ना चाहते हुए इस विषय पे चला जाता हूं, अगर सरकार को ऐसी हमदर्दी हम लोगों से होती, इन लोगों से होती, तो इसको पाठ्यक्रम में लगाती। ये काम 10वीं के पाठ्यक्रम में होना चाहिए था, लेकिन सरकार उन वैश्विक गुंडों के कहने पे इन चीजों को कहीं नहीं पढ़ाएगी, कहीं नहीं दिखाएगी, कहीं नहीं बताएगी, कहीं प्रचार नहीं करेगी, क्योंकि वो सरकारें वो शक्तियों के अधीन है, वो उनकी कठपुतलियां हैं। कोई सरकार आएगी उनकी कठपुतलियां ही रहेंगी। मैं ये, क्योंकि ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, क्यों नहीं ये 10वीं के सिलेबस, 8वीं के सिलेबस में लगती? मुझे तो कई बार ये भी चिंता होती है, अगर मान लीजिए जैसे वात व्याधियां हैं, घुटने का दर्द वगैरह है, अगर इनको कभी कोरोना में काउंट करने लग गए, तब ये लोगों का क्या होगा? कहाँ जाएंगे ये? और लोग, भाई साहब मैं तो थक चुका हूं समझाते समझाते। कल को अगर ऐसे जो ये सिम्टम है ना इन वात व्याधियों के या अग्निमंद के, या जैसे शरीर में दर्द भी आएंगे इस मौसम में, जिसको वात व्याधियों, क्योंकि वायु अगर दूषित होगा तो पित्त और कफ को नस नाड़ियों में ले जाएगा और शरीर में दर्द आएंगे। और कल को अगर ये जो बड़ी फार्मेसी कंपनियां जिसके ये सारे षड्यंत्र हैं वो ये कह दें कि नसों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना उसी बीमारी का सूचक है, तो मैं दावे से कह सकता हूं बहुत सारे लोग उसको भी मान लेंगे। लेकिन मैं थक चुका हूं, मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं, जो साथी, जो भाई इस परंपरा पे, इस आयुर्वेद पे विश्वास करते हैं, बस वो समझ जाएं, बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं समझाने ये लोग, मैं थक चुका हूं, क्योंकि हम जिसके लिए सर फुड़वाने के लिए तैयार हैं वो हमारा सर फोड़ने के लिए तैयार है। नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। अब हमें मूल पे काम करने की जरूरत है। आप जो लोग मानते हो परंपराओं को, आयुर्वेद को जो मानते हो, वो समझ जाइए। वो जब समझ जाएंगे, सुखी रहेंगे, दुनिया अपने आप मानेंगे। हमें किसी को समझाने की, सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो साथियों, इस मौसम को निकलने दो। इस मौसम के बारे में एक दो बार और जो बात रहेगी, मैं दोबारा फिर लाइव आऊंगा। और अगला जो लाइव आऊंगा, आपको ध्यान रखना है उस बात का, वो मैं ठीक लगभग बस शरद ऋतु के 15 दिन पहले आऊंगा। उसकी तैयारी हमें करके रखनी है। हमें अपने लोगों को मौत के मुंह से बचा के लेके जाना है। हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे जब तक परमात्मा ईश्वर हमारे साथ है। तो साथियों, इसमें कोई चीज लगती है आपको कि कोई चीज मेरे से रह गई हो, कोई भाई, कोई डॉक्टर मेरी वीडियो देख रहा हो, कोई मैंने गलती कर दी हो, मुझे बताइए, क्योंकि मैं किसान हूं, डॉक्टरी मेरा पेशा नहीं है। मैं आयुर्वेद को जानता हूं, समझता हूं और जीता हूं। और जो परमात्मा ने थोड़ा सा ज्ञान जो 10वीं के बच्चे को होना चाहिए था वो मुझे दिया है, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं आप जैसे लोग, जो आप जैसे भाई हैं, उनको दूं, मेरा कर्तव्य बनता है। तो साथियों, जो चीज मेरे से गलती से रह गई हो या कोई चीज मैंने गलती से बोल दी हो और मेरे से बहुत बड़े लोग जानकार बैठे, मुझे जरूर बताना, ताकि मैं अगली वीडियो में अपना सुधार करूं। वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय, जय गौ मां, जय आयुर्वेद।